नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीडीजी मोनिका जी। देश में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक अनुभवी और मजबूत नेतृत्व मिल रहा है। मोनिका आशीष बत्रा एनसीबी में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के तौर पर अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। मोनिका भारतीय राजस्व सेवा की 1997 बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने साइकोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई उन्होंने न्यूयॉर्क से की। उन्होंने कस्टम और जीएसटी विभाग में प्रवर्तन और नीति से जुड़े कार्यों में योगदान दिया है। साथ ही वाणिज्य विभाग में रहकर न्यूयॉर्क में डायरेक्टर ट्रेड प्रमोशन की अहम जिम्मेदारी संभाली। मोनिका बत्रा ने एनसीबी के नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के रूप में 4 वर्षों तक सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने म्यांमार से सटे राज्यों में ड्रग्स विरोधी अभियानों की निगरानी की। इस समय मोनिका अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, क्षमता निर्माण, सतर्कता और एनसीबी के कार्मिक मामलों को देख रही हैं। ड्रग्स के खिलाफ भारत की जंग में वे एक अहम स्तंभ के रूप में काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए हम उनसे सीधे जानते हैं कि किस तरीके से पूरा एडमिन डिपार्टमेंट काम करता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमने अभी तक देखा है कि ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस कैसे होती हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस को किस तरीके से हमारे जाबाज भारत के रक्षक अंजाम देते हैं, लेकिन किस तरीके से एडमिन चलता है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, सीधे हम इन्हीं से जानते हैं। मैम, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। मैम, सबसे बड़ा सवाल तो सबसे पहले ये है कि बहुत चैलेंजिंग डिपार्टमेंट होता है एडमिन, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। फील्ड जॉब जो है हम देखते हैं, लेकिन एडमिन के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड रहती है। तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी एजेंसी की एक जो शक्ति होती है वो होती है जनशक्ति, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी जनशक्ति का ही हर प्रकार के जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको अकाउंट फॉर करके और उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता है। जैसे कि देखा जाए कि हर रैंक में, एनसीबी में हर रैंक में जो कि हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है जिसे हम बोला जाता है, और उसी तरह किसी भी एक स्टेट में या ऑफिस में उसकी वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है। हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उधर तक हम वर्किंग स्ट्रेंथ को ले जाएं। न सिर्फ नंबर्स की बात है, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये एनसीबी जो आप देख भी चुके हैं कि इस तरह का काम होता है जिसमें कई बार दिमाग, करेज जिसको हम कहते हैं, और कई बार कई ऐसी सिचुएशंस में जाना पड़ता है जिसमें हमें अफसर ऐसे चाहिए होते हैं जो कि पैशनेट हों इस काम के लिए। तो न सिर्फ आंकड़ों की, जैसे मैं बोल रही हूँ, नंबर्स की बात है, हमारे को क्वालिटी ऑफ स्टाफ भी हम लोग देखते हैं कि वो अफसर आएँ जिनमें कुछ जाबाजी हो, जो अपने देश के लिए, जो कि एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके लिए कुछ कर गुजरने की भी इच्छा रखते हो। मास्टर ऑफ साइकोलॉजी आप ऑलरेडी हैं, तो कितना आप अपने प्रोफेशन से इस चीज़ को रिलेट करती हैं? एग्जैक्टली, मैंने वही जैसे कहा कि साइकोलॉजी में हम लोग हमेशा, मैं जैसे कई बार इंटरव्यूज़ लेती हूँ अपने ऑफिसर्स के जो फील्ड में जाने वाले होते हैं, तो उनमें एक बहुत अच्छी देखने वाली चीज़ ये होती है कि क्या ये अफसर में वो स्ट्रेंथ है, वो मेंटल स्ट्रेंथ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3-3 दिन तक आप एक किसी रोड के चौक पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ट्रक आएगी या कुछ होगा, और उसके बाद हमें नहीं पता कि उस तरफ उनके पास क्या आर्म्स हैं या वो कितने खतरनाक लोग हैं। तो उस वक्त हमारी मेंटल स्ट्रेंथ की एक टेस्ट होती है। मैम, मैंने कई बार ये देखा है, कई ऑपरेशंस हुए हैं मुंबई और गोवा में, जिसमें मैंने देखा एनसीबी के ऑफिसर्स चोटिल हुए हैं, उन पे एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। तो लाइफ 24/7 एट रिस्क रहती है, और ऐसे में
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, जो मेंटल और मॉरल सपोर्ट देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ऑफिसर तो फील्ड में है, ऑफिसर को तो आप पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, एजेंसी पूरा साथ भी देती है, लेकिन कई बार कई चीज़ें आती हैं उनकी फैमिली से रिलेटेड, वो कैसे डील किया जाता है? वो भी हम लोग डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छी बात कही मिताली। अगर आज फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो एक ऑफिसर उतने मन से काम नहीं कर पाता है। तो हम जिस भी प्रकार से जितनी भी स्कीम्स हैं हमारी जो ऑफिसर से रिलेटेड होती हैं, जो भी हों, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि फैमिलीज़ में कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार से भारत सरकार के कई और रेगुलर स्कीम्स हैं, जैसे कि एडवांसेस होते हैं या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ एडवांसेस होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, उन सब का पूरा ख्याल रखा जाता है। मैम, अगर मैं बात करूं कॉमन मैन की, तो एक आम आदमी जो है भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ है, हमारे संविधान से सब लोग जुड़े हुए हैं, बट पर्टिकुलरली जब इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात आती है, ऑफिसर्स की बात आती है, तो वो सर्विस रूल्स के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि एक कॉमन मैन से वो बिल्कुल हट जाते हैं। और आम जनता की अगर बात करें तो वो ये सोचते हैं कि वाह, एक ऑफिसर जो है बड़ी मतलब शान आन बान शान की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी सिचुएशन में मैम फैमिली भी देखनी पड़ती है, कई बार फैमिली इग्नोर भी होती है और कई बार मैंने देखा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ काम करना पड़ता है। आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, कई बार ये भी निर्धारित नहीं होता है कि ऑफिसर अगर 4 दिन के जो है ऑपरेशन पे गया है तो वो कई बार 10 दिन भी हो जाता है। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन में मैम एक बहुत मेंटल प्रेशर बन जाता है। और आमतौर पे आप हो, हम हैं, हमेशा देखते हैं फिजिकल चोट लगी है, वी वर्क ऑन इट, उसका फटाफट ट्रीटमेंट भी हो जाता है। बट मेंटल इश्यूज जब आने शुरू होते हैं तो वो एकदम से नहीं पता लगते, लेकिन धीरे धीरे वो एक काफ़ी हाई इंटेंसिटी पकड़ लेते हैं। अब जैसे अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो बड़ी पेयर सिस्टम है वहाँ पे, और अभी और मैं अगर पैरामिलिट्री एजेंसीज़ की बात करूं तो मेंटल चेकअप भी होते हैं। कई बारी एक टैबू भी है कि साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाएंगे, कि सॉरी टू से, बट कई लोग कहते हैं कि पागलों के मतलब उस पे हम नहीं जाएंगे, इस तरीके का आम जनता में भी है। जब इस तरीके के इश्यूज, क्योंकि हर में आते हैं, एक ऑफिसर अगर यूनिफॉर्म में है या मतलब यूनिफॉर्म में नहीं है, कई ऑपरेशंस में आपको सिविल्स में रहना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कैसे डील करते हैं आप? बिकॉज मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर मेंटली सम ऑफिसर्स और ऑल द ऑफिसर्स आर वेरी स्ट्रांग, देन ऑपरेशन भी अच्छा चलता है और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। मिताली, तुमने सब बोल ही दिया, बट फिर भी मैं बताऊं, बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मेंटल प्रेशर बहुत क्रिएट करता है ये जॉब। चाहे वो ऑपरेशंस की बात हो, चाहे हम किसी एडिक्ट को भी अगर कभी देखते हैं, मैं खुद की ही बात क्यों ना लूँ, यू नो, अगर जब मैं शुरू में एनसीबी में आई, दूर से चीज़ें हम टीवी में देखते हैं, रियल लाइफ में जब नहीं देखते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता तो जब मैंने किसी एक एडिक्ट को देखा और उसकी कहानी सुनी, तो जो इम्पैक्ट मेरे माइंड पे हुआ, वो मुझे लगा कि ये कैसे ऐसे हो रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ, एक संवेदनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यस, ऑफिसर की खुद की मेंटल हेल्थ भी होना अच्छा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, हमारा एक सिस्टम होता है जिसमें कोई भी अफसर आकर अपना कोई ग्रीवेंस बता सकता है। दूसरा, हमने इस तरह के चैनल्स और भी इनफॉर्मल चैनल्स, जो मैं कह सकती हूँ, कि आके वो चाहे तो हमारे हायरार्की है, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, मैं हूँ, इवन एडीजी हैं या डीजी सर हैं, उनके पास हम लोग अपॉइंटमेंट से, अगर कोई होता है डीजी सर से अपॉइंटमेंट में, अदरवाइज़ मेरे पास तो आ सकते हैं कभी भी, और किसी भी प्रकार का जो ज़रूरत होती है उसके बारे में बात करते हैं। और हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि तुरंत उसका निपटान हो, ताकि ऑफिसर को किसी भी प्रकार का मेंटल प्रेशर ना हो अपने कार्य को निर्वहन करने। मैम, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन फेस करता है। कई बार अगर इस तरीके का मामला आपके संज्ञान में आता है कि कोई आपका ही अधीनस्थ किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, यू नेवर नो, कई बार कई लोग गलत राह पे भी चले जाते हैं।
ऐसी सिचुएशन में पब्लिक ग्रीवियंस आ जाता है और विद एविडेंस अगर वो आपके पास रिपोर्ट करते हैं तो क्या कंप्लेनेंट की जो बात है उसको गोपनीय रखा जाएगा? और ऐसे अधीनस्थ जो खुद जुर्म में लिप्त हो जाते हैं उनके लिए क्या सख्त कार्रवाई की जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मिताली। पहले मैं बताती हूँ कि क्या चैनल्स हैं हमारे पास। देखिए, हर विभाग में भारत सरकार में एक विजिलेंस सेक्शन होता है जो कि समय समय पर नज़र रखता है अपने अफसरों पर, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव काम होता है। तो हम लोग नज़र रखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जब कोई गलत दिखाई देती है तो उस पर कठोर कार्यवाही भी होती है। अगर कोई हमें इस पे इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो भी कई सारे चैनल्स हैं, जैसे CP ग्राम्स एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने एक यहाँ पर मानस करके एक 1933 एक हेल्पलाइन है। हालांकि ये हेल्पलाइन है दो प्रकार की चीज़ों के लिए हेल्पलाइन है ये। पहले तो ये है कि अगर आप किसी ड्रग ट्रैफिकिंग को होते हुए देख रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा है कि आप अगर कोई काउंसलिंग या डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में या किसी भी प्रकार की चीज़ मेंटल स्ट्रेस के बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं या हेल्प चाहते हैं, वो भी इसमें प्रोविज़न है कि 1933 पे कॉल करके आप बता सकते हैं। अब आती है बात कि मेरे अधीनस्थ जो लोग हों उनके बारे में, तो हमें कई बार इस प्लेटफॉर्म से भी हमें जानकारी मिलती है। और जहाँ तक कि गोपनीयता की बात है, ये 1933 जो बात है जो मैं बता रही हूँ आपको, हेल्पलाइन है, इसमें गोपनीयता पूर्ण रूप से रखी जाती है जो कंप्लेंट कर रहा है या जो कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। क्योंकि कंप्लेनेंट जो है कई बार मैं इस समझ चीज सकती को हूँ, लेके मैं समझ सकती हूँ। खौफजदा रहते हैं कि जिसकी शिकायत कर रहे हैं कहीं वही उसके ना। संज्ञान में पता लग जाए तो हमारा क्या होगा। और एक लोगों के अंदर जो है मिथ है, क्योंकि मैंने तो अपने प्रोफेशनल करियर में एक्शंस होते हुए देखा है, CBI भी इसमें मुस्तैदी से काम करती है एंड विद इन डिपार्टमेंट भी कई इंटरनल इंक्वायरीज को फेस करना पड़ता है उन लोगों को जो लोग ज़रा सा भी सर्विस रूल्स का वॉयलेशन करते हैं। लेकिन मैम यहाँ पर कई बार ये होता है कि ये आप मेरी जनता को अभी आप बताएंगे बिल्कुल क्लियर कट कि अगर मतलब जनता का ये मानना होता है कि नहीं, जो सरकार है, जो एजेंसी है, वो अपने ही लोगों का साथ देगी, तो ये जो एक मिथ है इसको ज़रा दूर कीजिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल मिथ ही है, जैसे मिताली कह भी रही हैं। जब किसी भी अफसर को देखा जाता है कि इस तरह की किसी भी चीज़ में संलिप्त है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। खासकर NCB में तो इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम बता भी सकते हैं कि जिन पे कठोर कार्रवाई की गई है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ नोटिस में आती है तो प्लीज़ कोई भी आके हमें बता सकता है, हम अपने उसको उस पे जो भी कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा आप, क्योंकि खबरें और गॉसिप हमें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, लेकिन सत्यता को जब हम देखते हैं तो चेहरा कुछ और ही होता है। और खुद मैम ने ये चीज़ बताई है कि अगर किसी भी तरह की ऐसी चीज़ होती है तो कार्रवाई सख्ताई से ज़रूर की जाएगी। ब्रेक के बाद आपका खास स्वागत है। मैम, एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बॉर्डरलेस क्राइम है, दो क्राइम जिसको हम बोलते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर लें या हम साइबर क्राइम की बात कर लें, तो नार्को टेररिज्म, नार्को ट्रेड एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। तो कोऑर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत आती होगी, क्योंकि अपने ऑफिस से अपने जोन्स को, अपने रीजन को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा एक अलग चीज़ है बिकॉज विद इन इंडिया है। बट जब आपको दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील करना पड़ता है, इंटरपोल के साथ डील करना पड़ता है, तो क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं? मिताली बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज़ अ बॉर्डरलेस क्राइम एक्चुअली। अब विथ इंटरनेट और डार्क वेब और इन क्रिप्टो के आने के बाद कोई भी कहीं भी बैठकर, चाहे आज वो मलेशिया में बैठा हो या US में बैठा हो, इंडिया में ड्रग्स ला सकता है, या यहाँ से कोई भी वहाँ कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है, मैं उसको हम लोग देखते हैं। जहाँ तक कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा पहले तो डोमेस्टिक के लिए भी हम NCB जो है एक नोडल अथॉरिटी है, सेंट्रल नोडल अथॉरिटी है, जो सारे नारकोटिक्स रिलेटेड मैटर्स पे सेंट्रल अथॉरिटी है।
इनका हमारा काम है कोऑर्डिनेशन करना, न सिर्फ स्टेट्स एजेंसीज से बट सेंट्रल एजेंसीज से भी हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। उसके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम एनकॉर्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये 4 स्तरीय प्लेटफॉर्म है जो कि HS लेवल से जो हेड करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जिला लेवल तक जिसका हेड जो है वो जिला कलेक्टर होता है, उस तक वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म का पूरा एम ये है कि पॉलिसी और ऑपरेशनल मैटर्स जो भी नारकोटिक्स से रिलेटेड हों उनके ऊपर चर्चा हो, उनका समाधान लाया जाए। तो इसी तरह हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ऊपर के यहाँ पर मंत्रालय लेवल पर भी ये कार्रवाई होती है। कई लोग तो मैम मैं ये कहूँगी कि मौज काटते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी जुर्म को अंजाम दे देंगे और फिर बाहर जो है जाके वो सेटल हो जाएंगे या दूसरे देश की जो है वो नागरिकता ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास डिपोटेशन और एक्स्ट्राडिशन के वो हैं जो इंटरपोल से हम लोग करते हैं जी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही 2 महीने पहले ही हम लोग 2 काफ़ी कुख्यात जो ड्रग ट्रैफिकर्स थे, एक तो मुंबई के कोकेन केस में स्कूटर ड्रग सिस्टम। यस, ओके, सो यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो उसमें हम लोग उसको डिपोर्ट करके वापस लेकर आए और भागने की तैयारी में था, दूसरे देश में जाके कहीं छुप गया था। मैम दर्शक नाम जानना चाहते हैं। खैर ये तो केस डिटेल्स है, ये सब ओपन प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन हाँ कहीं भी हो जी। वो हम लोग उसमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक चैनल से जाते हुए उसको हम अंजाम देते हैं और उनको लेके आते हैं। देखिए उससे हमें इतना ज़्यादा जानकारी मिलती है, न सिर्फ उस एक पर्टिकुलर सिंडिकेट की या एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट की जो वो आता है, बट कई ऐसे जो आगे हम उसको रोक पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक सवाल आता है मैम, बात करूँ मैं अगर स्पेशली इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, मनी जहाँ पर आती है, फाइनेंशियल धांधलेबाजी, हवाला, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, उसके बारे में बताइए। इनफैक्ट हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आए हैं जी। अगर मैं कहूँ कि 1000 करोड़ से ऊपर की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया और कंफर्म किया है, तो कहीं ज़्यादा नहीं होगा। एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं आपको देख के ज़रूर बता दूंगी, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया है। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, पहले वहाँ पे कल्टीवेशन हुआ करता था, अब वो एकदम से सिंथेटिक केमिकल ड्रग्स में आ गए जो कि और भी ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैम ये एक तरह से ये कहा जाए कि तीनों जुड़े हुए हैं, ग्लोबल टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, नार्को टेररिज्म एंड इनफैक्ट आज मैं बोलना चाहूँगी कि फाइनेंशियल टेररिज्म। आज हमारे पास कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें हमें टेरर का लिंक मिलता है, हम NIA को इन्वॉल्व करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आता है तो हम ED को करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि ये अब इतना जैसे आप बोल ही रहे हैं, इतना उलझ चुकी हैं ये चीज़ें कि कोई एक एजेंसी इसको नहीं कर पाएगी। हम सबको यहाँ पर, मैं तो ये कहती हूँ एजेंसी क्यों, मैं तो कहती हूँ हर एक भारत का जो सिटीज़न है, व्यक्ति है, उन सबको साथ में आना पड़ेगा इन चीज़ों, इस प्रॉब्लम को जूझने के लिए। एजेंसीज अपना 100% दे रही हैं, लेकिन एक वो प्रेशर भी रहता है कि मतलब गृह मंत्री का जो ये नारा है जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, तो वो भी एक चैलेंज होता है। तो कैसे? ओ बिल्कुल ठीक कहा। ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, इसका टॉलरेंस कहाँ से हम ला सकते हैं? हमारी पूरी यूथ, हमारे पूरे देश पे ये अगर प्रॉब्लम आ रही है, हम इसमें इसमें रत्ती भर भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई टॉलरेंस की बात ही नहीं है। सो ज़ीरो टॉलरेंस इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द एजेंसीज ऑल्सो। ऐसे में बात आ जाती है जहन में कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ओवरऑल, अगर मैं बात करूं पूरी इंडिया में। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग सैंक्शन स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो 1598 है एंड बट हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ करीबन 1000 के करीबन है। तो आप देखेंगे कि वी आर अ वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशन, बट हाँ उसके बावजूद भी हमारा हर स्टेट में, हर राज्य में एक NCB का ऑफिस है। मोर और लेस मुझे लगता है 2 या 3 स्टेट्स छोड़ने के अलावा हमारे हर NCB का जोनल ऑफिस जिसको हम कहते हैं। लेकिन अब पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है, दे मोर इनटू सिंथेटिक ड्रग्स एंड केमिकल ड्रग्स, और अगर देखा जाए तो वो और भी फेटल और हार्मफुल है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज की इन्फॉर्मेशन आती है, और कई बार क्या होता है कि स्टाफ का, जैसे आपने बताया कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे में क्या हर बार ये होता है कि NCB प्लस द स्टेट पुलिस
ये ऑपरेशंस हो रहे हैं या इंडिविजुअल भी एनसीबी अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं? नहीं मिताली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमें स्ट्रेंथ हमारी कम है, लेकिन हम लोग कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो सिर्फ एनसीबी ने एक्सक्लूसिवली किए हुए हैं। लेकिन कई बार इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर जैसे हम लोगों ने कई बार ऑपरेशंस किए कोस्ट गार्ड से मिलकर। जी जी जी, अंडमान की बात कर लीजिए, एंड आपका भी गुजरात में, दैट वाज अमेजिंग। बहुत सारे ऐसे मतलब operations। बहुत एक्टिवली कोस्ट गार्ड भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र में, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ जो हर बार मतलब दिमाग में ये सवाल रहता है मैम, इनकी भी अपना जीपीएस सिस्टम होता है, रडार होता है। कई बारी जो है हमारी इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड मुस्तैदी से तैनात है, लेकिन कई बार ये लोग जो हैं अपना सिग्नल और हर चीज़ ऑफ कर देते हैं, बट वो रूट वगैरह में भी दिक्कत आती होगी, तो वो सारा कैसा होता है? क्योंकि सी वाली इन्वेस्टिगेशन इज़ अ चैलेंज। यस, इट इज़ अ चैलेंज, बट मिताली मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में अभी कई सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो एक्चुअली जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग और रूट और जो आप बात कर रहे हैं उस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे को इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, हमें उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक हमको मिल जाता है, जिससे कि हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि हमारे लिए एनसीबी के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो सी में जाना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग कोस्ट गार्ड या नेवी से फॉर दैट मैटर उनका भी साझेदारी में हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। तो मैम, बचपन में खेल होता था चोर पुलिस का खेल, लेकिन अभी जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने हमें विस्तार से बताई है, तो अगर हम बात करें जल थल नभ, हर तरह से जो है नज़र इन पर टिकी हुई है। और मतलब अगर ये लोग आपकी गिरफ्त में जैसे ही आते हैं तो इनकी मेहमान नवाजी भी काफ़ी स्पेशल होती होगी। दे हैव टू फेस लॉ। डेफिनेटली, ये तो है ही। और हमारा जो एनडीपीएस लॉ है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है और बहुत अच्छा लॉ है, उसमें इनको डेफिनेटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो होता ही है। मैम, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कर रहे हैं, फील्ड का भी काम है, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या कर रहे हैं? सो अभी हमारा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था 2 साल पहले, उसी में ही हमारे ये एडिशनल पोस्ट आई हैं। न सिर्फ संख्या बढ़ी है, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी था। इसमें हम लोगों ने जो अभी नए चैलेंजेस, जो इमर्जिंग चैलेंजेस है, जैसे साइबर की ही बात कर ली जाए, या हम लोग आईटी की से रिलेटेड जो क्रिप्टो और ये सब की बात करते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को प्रावधान किया गया है। तो अब जैसे हम लोग डेटा फ्यूजन सेंटर लगा रहे हैं, हाँ, एक बात और, हम लोग K9 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग्स होते हैं उस पर हमने ऐसे कई सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं जिससे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी की बात करूँगी, आपने जस्ट अभी फ़ोन की बात करी, तो कई सिचुएशंस ऐसी भी आती, क्योंकि कहा जाता है कि कई फ़ोन्स जो हैं इतने हाईटेक और सिक्योरिटी के मामले में मजबूत होते हैं कि उनसे डाटा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं? बिल्कुल, ऐसे चैलेंजेस बहुत आते हैं। मतलब यहाँ तक कि हम तो पहले सोचते थे कि एक लॉक कर दिया तो बहुत हो जाता है, नंबर लॉक अपने फ़ोन पे लगा दिया तो बहुत है। नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर लॉक तो फिर भी खुल जाते हैं, लेकिन कई प्रकार के और भी, यस एब्सोल्युटली, लेयर्स आ जाती हैं। बट जहाँ तक मैंने बताया, वी आर प्रिटी इक्विप्ड, हम लोग उसको क्रैक कर सकते हैं। हम लोग फॉरेंसिक लैब्स में भेजते हैं, फॉरेंसिक लैब्स की भी कैपेबिलिटीज़ को बहुत बढ़ाया जा रहा है। इसमें इस सिलसिले में NFSU अहमदाबाद से भी हम लोगों का MOU अब जल्दी ही साइन होने वाला है। तो हम लोग हर तरीके का टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनिशिएटिव्स की यूज़ करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब इन सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक कि ट्रायल की बात है, ट्रायल को भी हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब हर स्टेट से हम लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि इस जो स्पेशल NDPS कोर्ट्स हैं उनको एक्टिव किया जाए, क्योंकि अब केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और उनका जल्दी निपटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक मैसेज देता है ड्रग ट्रैफिकर को और सोसाइटी को भी कि अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपके साथ जल्दी से सज़ा मिलेगी आपको। तो वो एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। मैम, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, और कई प्लेटफॉर्म पर मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को ये बोलते हुए देखा है, चाहे CISF के उनके संबोधन की बात करूं या BSF के या किसी भी प्लेटफॉर्म के, फोर्सेस को लेके पर्टिकुलर वो ये कहते हैं कि आप महिलाओं की परसेंटेज को बढ़ाइए। और हम लोग जैसे रह रहे इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करते थे, कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है हमारा। तो पहली बात ये कि महिलाओं की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी फोर्स पे, और दूसरा, आप खुद एक बहुत खूबसूरत महिला हैं और सख्त ऑफिसर भी हैं, तो व्हेन इट कम्स टू यू
क्या चैलेंजेस एज अ वुमेन ऑफिसर आपको फेस करना पड़ता है? मिताली ये तुमने बढ़िया सवाल पूछा, लेकिन अब काफ़ी सारी महिला अधिकारी आ रही हैं फोर्सेस में, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस एज विमेन कम्युनिटी, आई शुड से। पर से जेंडर के मामले में मुझे कभी भी कोई चैलेंज नहीं लगा। हाँ, महिला अधिकारी कई बार पॉइंट आउट हो जाता है, लेकिन जब मैं ऑफिस में हूँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो आई एम एन ऑफिसर, एंड यही मेरा जिम्मेदारी है मुझ पर कि मैं एक अपना दायित्व निभाऊं। मेल फीमेल ये तो बाद में आते हैं, वी आर ऑफिसर्स फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, नारी तू नारायणी। और वैसे में भी हमारे शास्त्र वेद पुराण भी कहते हैं कि अगर स्त्री शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर है। तो मैं अपनी जनता से ये गुजारिश करूंगी कि जितनी भी महिलाएं ऑफिसर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्तैदी से रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए हम सब एक बार बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।